वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए हमने केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया है और पहले 27 न्यूमेरिकल हो भी गया। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 28 से। और न्यूमेरिकल नंबर 28 अब देखो बच्चों, आपको क्लियरली दिखाई देता होगा स्क्रीन पर का, बराबर है। स्क्रीन पर आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, आप अच्छे से उसे पढ़ पाते होंगे। अब देखिए क्या कहता है 20 नंबर का क्वेश्चन, द conversion of A gives B follows second order kinetics. If concentration of A is increased 3 times, then the rate of formation of B is. तो देखो रिएक्शन को हमने देखा, दोनों के स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, मतलब जितने स्पीड से A गायब होगा उतने स्पीड से क्या होगा, B तैयार होगा। ये तो आपको समझ में आया होगा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के इतना होगा, मतलब इतना होगा, तब रेट समझो कितना है R1। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 गुना बढ़ा दिया तो रेट भी बदल जाएगा, लेट इट बी R2। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए का 3 गुना बढ़ गया तो थ्राइस ए का स्क्वायर। अब मैं इस 3 को डब्बे के बाहर निकालता हूं तो क्या आएगा, 3 का पावर 2 K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। बट दिस इज नथिंग बट क्या है, R1 की वैल्यू है बच्चों ये, इसलिए मैं R2 को कैसे लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। अब R2 यानी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन R2 यानी क्या है, माइनस DA बाय DT बराबर है इक्वल टू प्लस DB बाय DT। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी वन एंड द सेम है, क्योंकि उन दोनों का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अगर ए का रेट डिसअपीयर होने का इंक्रीज हुआ है बाय 9 टाइम्स, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा बाय 9 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। समझ में आया? तो इस तरह से हमें आंसर निकलना पड़ेगा। अब 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीजेस 3 टाइम ए नहीं होगा, डिक्रीजेस 3 टाइम ए भी नहीं होगा, डिक्रीजेस 9 टाइम ए भी नहीं होगा, डिक्रीजेस 6 टाइम, तो एक भी ऑप्शन नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती से क्या होगा, डिक्रीज आ गया, यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंक्रीज 9 टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ये मेरे गलती से डिक्रीज आ गया, किताब में बराबर इंक्रीज है, आप देख सकते हो। तो इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, फॉर द रिएक्शन A प्लस ट्वाइस B गिव्स अस C। तो ये हमारी रिएक्शन है। द रिएक्शन रेट इज डबल्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल करने से रेट डबल हुआ है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू A पावर ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दुगना करते तो रेट दुगना होता है, 4 गुना करते तो रेट क्या होता है, 4 गुना होता है। दूसरा देखो क्या है, द रेट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब देखो ए एंड बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना किया तो रेट सिर्फ 4 गुना बढ़ रहा है। अब अकेले ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना होने से रेट 4 गुना होगा, तो बी का भी तो 4 गुना किया ना भाई हमने कॉन्सेंट्रेशन, उसके 4 गुना करने से रेट पर कोई फर्क नहीं गिरा। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना किया, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना किया, लेकिन रेट सिर्फ 4 गुना बढ़ गया। ये तो सिर्फ अकेले ए के कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ना चाहिए, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी तो 4 गुना बढ़ गया ना, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाने के बाद भी रेट सिर्फ 4 गुना ही बढ़ा है। मतलब बी की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। मतलब b की पावर 0 होगी और a की पावर 1 होगी। तो व्हाट इज द रेट लॉ, r इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 0। तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट ऑर्डर, दैट मस्ट बी 1, बराबर है। या फिर आप इसे थोड़ा सा लंबे अंदाज से भी कर सकते हो, कैसे, तो देखो अब दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, उस गिवन से हमें ये पता चलता है द रिएक्शन रेट डबल्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ए का जो पावर है बच्चों वो क्या है, 1 है, बराबर। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है, द रेट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए
R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर X, क्योंकि अब B की ऑर्डर हमें मालूम नहीं, A की तो मालूम हो चुकी है। अब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इतना लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इतना लूंगा, तो रेट कितना होगा, लेट इट बी R1। अब हमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 4 गुना बढ़ा दिया है, मतलब उसे क्या लिखना पड़ेगा 4A, उसकी पावर 1 है, पता चल गया हमें। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B भी कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो 4B टू द पावर X बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नंबर्स को बाहर निकालेंगे, 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर X इंटू K इंटू A टू द पावर 1 इंटू B टू द पावर X। लेकिन ये जो वैल्यू है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, R1 की। तो मैं R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर X इंटू R1 बराबर है। अब इसको हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 प्लस X टाइम्स R1। अब यह है थ्योरेटिकली मिला हुआ रिलेशन R2 और R1 के बीच में। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B दोनों को 4 गुना बढ़ाते हैं तो रेट इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, मतलब R2 इज इक्वल टू क्या है 4 टाइम्स R1 है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और ये थ्योरेटिकली मिला हुआ रिलेशन है। दोनों को मैच करेंगे, R2 के साथ R2, R1 के साथ R1, तो 4 टू द पावर 1 प्लस X इज इक्वल टू 4। अब 4 टू द पावर 1 प्लस X इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है, तो 4 का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। 4 टू द पावर 1 प्लस X इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1, 4 है 4 टू द पावर 1 भी लिख सकता हूं, मतलब मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस X इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो X की वैल्यू क्या मिलेगी 0। मतलब पावर ऑफ जो B है वो क्या है 0 है, पावर ऑफ B 0 है एंड पावर ऑफ A क्या है 1 है। मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, फिर 1 प्लस 0 1, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी 1, तो आंसर इज सी। देखिए इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लॉजिकली भी जाएंगे या फिर इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी जाएंगे तो वन एंड द सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ मुड़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है 30 नंबर का, व्हाट हैपन्स इन स्टेडी स्टेट, हीट इज इवॉल्व्ड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट इज अ कांस्टेंट, the product is being formed faster than reactants are generated, none of the above। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, तो बच्चों स्टेडी स्टेट ये दूसरा नाम है किसका, इक्विलिब्रियम स्टेट का बराबर है। स्टेडी स्टेट मतलब रिएक्शन सिम्स टू बी स्टेडी, रिएक्शन सिम्स टू बी स्टॉप, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट बोला जाता है। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वन एंड द सेम होते हैं। मतलब रिजल्टेंट रेट जो है, रिजल्टेंट रेट क्या होता है बच्चों, 0 होता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा रिएक्शन में क्योंकि दोनों रेट बराबर के हैं। तो नेट रिजल्टेंट रेट इज 0, ना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा ना प्रोडक्ट रिएक्ट होगा। मतलब जितना भी रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, जितना भी प्रोडक्ट है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम वाली है। तो क्या होगा इसमें से ऑप्शन, हीट इज इवॉल्व्ड। देखो दोनों रिएक्शन इक्वली हो रही है, फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक होगी, दोनों रेट इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, तो फॉरवर्ड में जाते वक्त x किलो जूल हीट अब्सॉर्ब होगी, तो बैकवर्ड में आते वक्त x किलो जूल हीट इवॉल्व होगी, तो नेट हीट चेंज कितना होगा 0। मतलब हीट इवॉल्व भी नहीं होगी एंड अब्सॉर्ब भी नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिम्स टू बी स्टॉप, देयर इज नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, इसलिए हीट इवॉल्व भी कितना होगा 0 होगा। हीट इज इवॉल्व ऐसा बोलना गलत होगा, नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर अब्सॉर्ब, डेल्टा एच 0 होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट, सिर्फ इंटरमीडिएट का ही नहीं बच्चों, ईच एंड एवरी रिएक्टिंग स्पेसीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम पे। प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म फास्टर देन रिएक्टेंट, नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट क्या है, सेम ही है। रिएक्टेंट जिस स्पीड से रिएक्ट हो रहे उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्ट होंगे, कन्वर्ट होंगे किसमें, रिएक्टेंट में। तो दोनों एक जैसे रेट के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, कोई फास्टर नहीं कोई स्लोअर नहीं। एंड लास्ट एंड नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो इस तरह से स्टेडी स्टेट यानी इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में आ गया, तो फटाक से आंसर हम बी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं 31 नंबर के। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा है, सवाल क्या कहता है देखो, ए मोल्स ऑफ पी
प्लस बी मोल्स ऑफ क्यू गिव्स अ प्रोडक्ट्स। ये हमारी रिएक्शन है। When concentration of P is doubled, keeping Q constant, rate increases 2 times. P का concentration डबल करने से रेट डबल हुआ है, तो आपको सीधा पता चल गया what is the power of P? 1. When P is kept constant and Q is double, rate increases 4 times. अब जब मैंने P का concentration constant रखा and Q को डबल किया, तो रेट increases by 4 times. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब जरूर क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? विथ रिस्पेक्ट टू P 1 है एंड विथ रिस्पेक्ट टू Q 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले Q को कांस्टेंट रखा और P का कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया, मतलब रिएक्शन क्या है? सूडो ऑर्डर है। तो R1 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर X। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इतना था तो रेट कितना था बच्चों? R1। अब हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P को डबल कर दिया और देखा कि रेट बदल चुका है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 टू द पावर x टाइम K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टू द पावर x। लेकिन ये वैल्यू किसकी है बच्चों? R1 की है। तो मुझे क्या मिला? R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x टाइम्स R1, बराबर है। R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x टाइम्स R1। लेकिन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या किया? R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डबल करता हूं तो रेट डबल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, दोनों को मैच करूंगा तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? P क्या है? 1 है। तो ये हमें पता चल गया। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे? Q के लिए करेंगे। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? P 1 आ गया। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q। अब देखो यहाँ पे when P is kept constant and Q is double, rate increases 4 times. तो हम लिखेंगे R1 is equal to K into concentration of Q to the power Y। अब P का कांस्टेंट रखा है तो सूडो ऑर्डर बन गई। हमने देखा है जब भी हम किसी एक आधे रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं तो रिएक्शन क्या बन जाती है? सूडो ऑर्डर। तो ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। अब P पर रेट डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। अब जब Q का कॉन्सेंट्रेशन इतना था तो रेट इतना था। जब मैंने Q का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया बच्चों तो इक्वेशन क्या आएगा? R2 इज इक्वल टू K इंटू 2Q टू द पावर Y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 को बाहर निकालूंगा, 2 टू द पावर Y इंटू क्या चाहिए यहाँ पे? K इंटू Q टू द पावर Y। लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? R1 की। तो हमें थियोरेटिकली क्या रिलेशन मिला है? R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर Y टाइम्स R1। अब एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्वेशन मिला है? R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q डबल करो तो रेट 4 गुना होता है, मतलब 2 टू द पावर Y इज इक्वल टू 4 है, मतलब 2 टू द पावर Y। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 2। तो Y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। तो x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू 2 आई है। इस पर से ओवरऑल ऑर्डर कितने आएगी बच्चों? 3। इसलिए आंसर क्या है? 3। अब इतना लिखने का मतलब नहीं है, आपको ये तो कैलकुलेशन समझ में आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डबल किया, रेट डबल हुआ, मतलब P की पावर 1 होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q डबल किया तो रेट 4 गुना हो गया, मतलब Q की पावर 2 होनी चाहिए। पढ़ते बराबर ध्यान में आएगा। और जिसको ये नहीं आता तो फिर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो यूनिट किसका वो पूछना चाहिए था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अब रेट का तो यूनिट पूछेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन रहने दो, रेट का यूनिट तो सेम रहेगा, मोल पर रेडियम क्यूब पर सेकंड। एम आई राइट? तो आर का यूनिट बदलता नहीं है हर रिएक्शन के लिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रहने दो, आर का यूनिट सेम रहेगा। हाँ, यूनिट बदलेगा लेकिन किसका? सिर्फ के का। तो यहाँ पे जरूर यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे जरूर किसकी वैल्यू पूछी होगी हमें? यूनिट ऑफ के पूछा होगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा है। तो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है? के होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ यूनिट ही नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड भी आर एंड के की क्या रहती है? सेम। तो के का भी यूनिट क्या रहेगा? मोल पर लीटर पर सेकंड, बराबर है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो यहाँ पे के चाहिए था, तो के का क्या चाहिए? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लीटर है बच्चों,
मतलब ये ऑप्शन नहीं है, पर सेकंड ये भी नहीं है, लीटर मोल पर सेकंड ये भी नहीं है, ये और ये दोनों वन एंड द सेम ही है, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होना चाहिए? लास्ट डी, क्योंकि के का यूनिट बोलो या आर का यूनिट बोलो, क्या चाहिए था? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो कहीं पे भी पर लीटर नहीं दिखाई दे रहा, ये दोनों सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे किया है, इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? लास्ट डी। गड़बड़ी में हम कभी कभी फटाक से ये या कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी है, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। मैं भी फटाक से अब ये बोलने वाला था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे आंसर तो डी दिया हुआ है और ये कैसे बोल रहे हैं हम, तो फिर ब्रेक लग गया और फिर समझ में आ गया कि एल की पावर क्या है? -1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसलिए पढ़ते वक्त चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। अगर आप एक आधा ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर फिर गलत हो सकता है। तो अपने मन पर काबू रखिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लिए तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन, विच फैक्टर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो विच फैक्टर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? मॉलिक्युलरिटी है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को देखा है बच्चों। तो रेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबल होगा तो स्लोली रिएक्ट होगा, रिएक्टिव होगा तो फास्टली रिएक्ट होगा। टेम्परेचर पे भी रेट डिपेंड रहता है, एक्सोथर्मिक में रेट टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कम होगा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, पता है हमें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी रेट डिपेंडेंट है, सिवाय जीरो ऑर्डर के, या तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा। सिर्फ किस पर डिपेंड नहीं रहेगा? मॉलिक्युलरिटी पे। इसलिए इस सवाल का आंसर है मॉलिक्युलरिटी। तो रेट नेवर डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्युलरिटी। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ सर्टन रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन टू द पावर n। तो R इज इक्वल टू K into concentration of H positive ion to the power n. The rate increases 100 times when pH changes from 3 to 1. The order n of reaction is. अब देखिए भाई, R का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, R is equal to K into concentration of H positive ion to the power n, और n की वैल्यू हमें निकालना है। अब हमने pH स्केल देखिए, जब pH किसी सॉल्यूशन का 3 होता है तो व्हाट इज द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? 10 to the power -3। pH दिया हुआ है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम? pH दिया हुआ है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 10 to the power -pH। तो pH 3 है तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 10 to the power -3। जब pH 1 होगा बच्चों तो व्हाट विल बी द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? सिमिलरली 10 to the power -1। अब जब हम pH 3 to 1 करते हैं, जब pH 3 to 1 करते हैं तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, जब हम pH 3 to 1 करते हैं तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ जाता है? चेंजेस फ्रॉम 10 to the power -3 to 10 to the power -1। मतलब H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज बाय 10 to the power 2 टाइम्स। एम आई राइट? मतलब 100 गुना क्या होगा? H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो व्हेन pH डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 1, 2 यूनिट का pH चेंज हुआ है, और जब भी pH 2 यूनिट से चेंज होता है, 2 यूनिट से डिक्रीज होता है, तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power 2 से बढ़ता है, मतलब 100 गुना बढ़ता है। तो जब हम pH 3 to 1 करेंगे तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 100 गुना बढ़ जाएगा। रेट भी कितना बढ़ा है? 100। तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 100 गुना बढ़ाने से रेट 100 गुना बढ़ गया, मतलब इस n की वैल्यू डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बराबर है। फॉर रिएक्शन बिटवीन A एंड B, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is 2 and the other with respect to B is 3. The concentration of both A and B are double, the rate will increase by factor. तो इन्होंने ऑर्डर बताया, मतलब हमें रेट लॉ ही बताया है। R is equal to K into concentration of A to the power 2 into concentration of B to the power क्या है बच्चों? 3 है। अब हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों को डबल कर दिया है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इतना था, बी इतना था, तो रेट कितना था? समझो R1 है। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया तो क्या होगा? रेट कुछ तो भी बदल जाएगा। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्वाइस ए टू द पावर 2 एंड ट्वाइस बी टू द पावर क्या है? 3 है। अब नंबर को बाहर निकालेंगे, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। K इंटू बचेगा क्या? A टू द पावर 2 इंटू B टू द पावर 3। लेकिन ये बच्चों किसकी वैल्यू है? R1 की। ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना आएगा? 2 टू द पावर 5 आएगा।
एंड 2 टू द पावर 5 कितना आता है बच्चों? देखो 2 टू द पावर 5 कितना आता है? 32, इसलिए आंसर कितना है? सी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, बस वैल्यू रखनी थी हमें और फिर आंसर निकालना था। समझ में आए? अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट R is equal to K into H positive and concentration to the power n. Rate becomes 100 times when pH changes from 2 to 1. The order of reaction is. तो देखिए अभी हमने ऐसा सवाल सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने वैल्यू बदल के दिया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो R is equal to K into concentration of H positive ion to the power n. अब देखिए पहले pH कितना था बच्चों? 2 था, तो व्हाट इज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? अब निकालते आएगा 10 टू द पावर माइनस pH। pH की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसलिए 10 टू द पावर माइनस 2। जब pH 2 से डिक्रीज होकर 1 बना है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बच्चों? pH 1 है तो व्हाट इज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? 10 टू द पावर माइनस 1। तो जब मैं pH 2 से pH 1 जाऊंगा तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 से कहा जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 तक। मतलब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज बाय 10 टाइम्स। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ गया, बराबर है? तो यहाँ पे R1 है, R2 की वैल्यू क्या होगी? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10 गुना बढ़ गया, बराबर है? तो मैं क्या लिखूंगा? R2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n टाइम्स K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन टू द पावर 1। तो ये किसकी वैल्यू है? R1 की, बराबर है? अब ये था थ्योरेटिकल रिलेशन। एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि R2 इज इक्वल टू कितना हुआ है? 100 R1। थ्योरेटिकल रिलेशन ए मिला और एक्सपेरिमेंटल रिलेशन ए मिला, दोनों को मैच किया तो 10 टू द पावर n की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है। तो आप सीधा ऐसा भी बोल सकते हो, pH वगैरह pH जब 1 यूनिट से कम होता है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ता है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ाने से रेट 100 गुना बढ़ गया। 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर 100 है? 2। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 2। तो इस तरह से हम ये MCQ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा 37 नंबर का सवाल। देखो बच्चों, पढ़ते आ रहा है बराबर। अब देखिए, consider the reaction twice N2O5 gives the rate law for this reaction is R is equal to concentration of R is equal to K into concentration of N2O5. Which of the following statement is a true regarding the above reaction? तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? Its order is 1 and molecularity is 1. Its order is 1 and molecularity is 2. Its order is 1. Sorry, its order is 2 and molecularity is 2. Its order is 2 and molecularity is 1. तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रेट दिया हुआ है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर की है, बराबर है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? तो देखिए N2O5 जब डिकम्पोज होगा तो क्या तैयार होगा? ट्वाइस NO2 तैयार होगा एंड नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होगा। लेकिन रिएक्शन में कहीं पे भी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? O2 है। और O2 तैयार करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? 2 N2O5 के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब जाके क्या मिलेगा? 4 NO2 प्लस क्या मिलेगा? O2। अब O2 प्रोडक्ट है तो O2 ही प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन दिखा के कोई फायदा नहीं है। तो O2 प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, तो O2 प्रोडक्ट दिखाने के लिए कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े मुझे? N2O5 के 2। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी? 2 होगी, बराबर है? तो इस रिएक्शन में ऑर्डर तो 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितने है बच्चों? 2 है, क्योंकि 2 N2O5 के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तभी एक का O और दूसरे का O कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? O2। सिर्फ अकेला एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ तो O2 नहीं बनेगा। O2 के लिए 2 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए और 2 नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करने के लिए जाहिर है कि 2 N2O5 लेने पड़ेंगे। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी इसकी? 2 है। समझ में? तो देखो नेक्स्ट MCQ है हमारा, इन रिएक्शन A प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमने देख ली है, क्या कहता हो? देखो, रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। तो B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ है, तो जाहिर है कि B की पावर क्या होगी? 1 होगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B?
1, इसलिए B का पावर क्या होगा 1, ये क्लियर कट हो गया. And the rate increases by a factor of 8 when concentration of both reactant are doubled. जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल करता हूं तो रेट क्या होता है 8 गुना बढ़ जाता है. तो विच इज द रेट लॉ? करेक्ट रेट लॉ. तो करेक्ट रेट लॉ हमें ढूंढना है. अब B की तो पावर मालूम है तो मैं रेट लॉ लिख सकता हूं R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर मालूम नहीं, लेट इट बी X, B टू द पावर 1. अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इतना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इतना था, तो रेट कितना था समझो R1. जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दुगना करूंगा, B का कॉन्सेंट्रेशन दुगना करूंगा, तो रेट जाहिर है कि बदल तो जाएगा. लेट इट बी R2. तो R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा K इंटू 2A टू द पावर X इंटू 2B टू द पावर 1. अब नंबर को मैं बाहर निकालूंगा, डिब्बे के बाहर निकालूंगा. तो 2 टू द पावर X इंटू 2 टू द पावर 1 बराबर है इंटू K इंटू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर 1. तो ये बच्चों हमारा R1 का वैल्यू है. तो हमें R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 टू द पावर X प्लस 1 टाइम्स R1. अब हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स R1. तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल रिलेशन को हम इक्वेट करते हैं तो 2 टू द पावर X प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आया है. 2 टू द पावर X प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ. मतलब X प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आया है. देयरफॉर X इज इक्वल टू क्या है 2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है 2 है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है 1 है. तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर 3. तो ऐसा इक्वेशन ढूंढो जहां पे A की पावर 2 होगी एंड B की पावर 1 होगी. और ऐसा कौन सा है लास्ट डी वाला. ठीक है, तो ये लास्ट डी आंसर होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं 39 नंबर के सवाल की तरफ. तो ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगा. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ के. तो हम यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं. यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या है बच्चों मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस एन, यानी कि वैल्यू कितनी है 3/2 टाइम इनवर्स. इसे सिंप्लीफाई करो क्या आएगा मोल टू द पावर मोल पर डीएम क्यूब. अब 1 माइनस 3/2 मतलब 1 माइनस 1.5 मतलब माइनस आधा आएगा तो माइनस 1/2. यहाँ पे ये आएगी ऑर्डर बराबर है. 1 में से 1.5 गया तो कितना तो बचता है -0.5. -0.5 मतलब -1/2. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो मोल टू द पावर -1/2 डीएम टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1/2 कितना होगा रे 3/2 बराबर है टाइम इनवर्स बराबर है माइनस माइनस प्लस 3/2. तो हमें डीएम क्यूब की पावर 3/2 चाहिए थी, लीटर की पावर 3/2 चाहिए थी. लीटर की पावर कहीं पे भी 3/2 नहीं है. मतलब ये ऑप्शन ये माइनस तो है ही नहीं, ये प्लस वाला ये भी नहीं है और ये भी वाला नहीं है. तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी +3/2. तो ये ऑप्शन का होगा हमारा ए. तो ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक एक बार होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हम 40 नंबर का. देखिए असर्शन दिया हुआ है, रीज़न दिया है. पुराने समय में ऐसे सवाल पूछे जाते थे, अब ऐसे सवाल नहीं पूछते. देखिए क्या है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड. Rate of reaction doubles when concentration of reactant is double if it is a first order reaction. तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बच्चों. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से अगर रेट डबल होता है मतलब जाहिर है कि रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर है. तो असर्शन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. रेट कांस्टेंट आल्सो डबल. भाई किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है. तो कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाओ कितना भी कम करो रेट कांस्टेंट बदलेगा नहीं. तो ये रीजन उसका गलत है. Only statement is correct and reason is wrong. तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. गलत है ये. If both assertion and reason are true, ये भी गलत है. If assertion is true but reason is false, तो assertion statement बराबर है लेकिन reason false है. तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों सी आएगा. तो ऐसे सवाल पुराने ज़माने में पूछे जाते थे, मतलब 4-5 साल पहले. अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते. तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. If the rate constant of reaction has the value K is equal to 163 into 10 to the power minus 4 mole to the power minus 1/2 time second inverse, the order of reaction is. तो मोल नहीं है, मोलरिटी टू द पावर -1/2 चाहिए. मोल सिर्फ नहीं आएगा बराबर है. यहाँ पे लीटर का भी वैल्यू होना चाहिए था.
तो ये शायद ऐसा होगा, देख लेते, मतलब करेक्शन कर लेते यहाँ पे। ये क्या चाहिए था, मोल पर लीटर टू द पावर क्या चाहिए था, -1/2 टाइम इनवर्स। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू चाहिए थी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोल पर लीटर लिखो या DM³ लिखो, -1/2 सेकेंड इनवर्स, ये ऐसा यूनिट चाहिए था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ आप यूनिट ऑफ के से क्या बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए यूनिट को सिंपलीफाई मैनर में लिखो, मोल टू द पावर -1/2 DM टू द पावर +3/2 एंड सेकेंड इनवर्स। तो मोल की जो पावर है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चाहिए, 3/2, मतलब 1.5 ऑर्डर चाहिए, 1 2 0, एक भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या चाहिए, लास्ट डी। तो हमने आपको बताया था जब भी आपको यूनिट ऑफ के दिया जाएगा तो उसे सिंप्लीफाइड मैनर में लिखो, मोल की जो पावर है उसे देखो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो और उसमें क्या करो, 1 ऐड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सिर्फ किसके लिए लागू होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव ऑर्डर ही है, तो हमारा फंडा काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन 3/2 चाहिए था, लेकिन 3/2 है नहीं यहाँ पे, तो हमने आंसर कौन सा सिलेक्ट किया, नन ऑफ दीज। ओके, चलो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। नया नया है सब कुछ, तो सीखने में तकलीफ होती है, एक्सेप्ट करने में, मतलब यूज टू होने के लिए समय लगता है। तो एक लैपटॉप यूज़ करो, बाप जन्म में कभी लैपटॉप देखा नहीं था, अब यूज़ करना पड़ रहा है। कभी PPT नाम भी नहीं सुना था, आज PPT बनाना पड़ रहा है, नया नया सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तकलीफ हो रही, लेकिन हो सकता है 1-1.5 महीने के बाद हम बिल्कुल उसमें क्या हो जाएंगे, पारंगत होऊन जाईल त्याच्यामध्ये, एकदम तरबेज होऊन जाओ। वैसे आप भी है, आज आपको नहीं आएगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको भी क्या होगा, सीखने को मिलेगा नया नया, और आप भी फिर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट हो जाओगे, और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। अभी देखो थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ हो रही है, बोर्ड हैंडल करो, पहली बार लिया है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी पहली बार देख रहे हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो दिक्कतें होती है, लेकिन आप अगर सीखते हो, सीखने की इच्छा रखते हो, तो अपने आप सब कुछ आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मुड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट 42 नंबर का सवाल है, द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन। तो सर्टन रिएक्शन फॉलोज द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो देखिए, अब ये मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, इतना टाइम इंटरवल है ये, अब उतना ही मैं टाइम इंटरवल ले लूँगा, बराबर है। दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है ऐसा समझो, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम देख लेते, थोड़ा सा ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो मैं ये टाइम इंटरवल लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये टाइम इंटरवल लेता हूँ, दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है ऐसा समझो। अब पहले टाइम इंटरवल में कितना रिएक्ट हुआ है बच्चों, पहले टाइम इंटरवल में कितना रिएक्ट हुआ है, और दूसरे टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, वो देख लेते हैं। तो पहले टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा जुड़ा होना चाहिए था, तो इतना रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, करेक्ट कर लेते इसे भी। तो पहले टाइम इंटरवल में इतना रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, एंड दूसरे टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, इतना। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड की वैल्यू अलग अलग है। इन इक्वल टाइम इंटरवल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अगर डिफरेंट आती है तो डेफिनेटली वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए आंसर क्या है 1। अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होता, बराबर है। लेकिन ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, समझ में आए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। फॉर द रिएक्शन A + B gives C + 2D, A + B gives C + 2D. Experimental results were collected for 3 trials and data obtained are given below. तो जो भी डाटा मिला है वो नीचे दिया हुआ है, देखो। तो A + B gives C + D, प्रोडक्ट तो रेट लॉ में आते नहीं है, इसलिए उनके तरफ देखना भी नहीं है, A और B हमारा रिएक्टेंट है। अब देखो यहाँ पहले केस में और तीसरे केस में ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है।
ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो पहली दफा एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को बदल के देखो, दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले के बदल को देखो। कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद रेट कितना बदला ये देखकर आप हर एक की ऑर्डर निकाल सकते हो। देखो अब मैंने ए को कांस्टेंट रखा है, पहले और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो गया। मतलब in first and third experiment concentration of A remains constant and concentration of B doubles। concentration of B डबल होने के बाद रेट के साथ क्या हुआ है, तो रेट पहले था 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4, बाद में जब मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन दुगना किया तो रेट कितना हुआ 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 दोनों के पावर सेम कर लो, मतलब इक्वेट करने के लिए बराबर होगा। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 22 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पहले R1 था, अब R2 की वैल्यू कितनी है 22 इंटू 10 टू द पावर -4। तो पावर तो सेम है 10 की, 5.5 का कितना गुना है 22, 4 गुना। मतलब जब मैं B का कॉन्सेंट्रेशन दुगना करता हूं तो रेट कितने गुना बढ़ गया भाई, 5.5 का वो 22 हो गया, 5.5 का 22 हो गया, मतलब 4 गुना रेट बढ़ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल करने के बाद रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब जाहिर है कि बी की पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे बी की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी बी की पावर 2 दिखाई दे रही, यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रही है, मतलब हमें सिर्फ इतना करके आंसर नहीं मिलेगा। अब ए की तरफ जाते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे एंड ए को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है एंड ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, डबल हुआ है पहले एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में। रेट में कोई भी असर नहीं गिरा है। जब मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा एंड ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ा, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मतलब रेट लॉ में ए आना ही नहीं चाहिए, या फिर ए आएगा तो उसकी पावर कितनी चाहिए 0। तो यहाँ पे बी की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 2 है और ए की पावर 0 है, मतलब आंसर क्या होगा हमारा ये। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है, पहले एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को चेंज करो, बाद में दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले को चेंज करो, और फिर रेट कितना चेंज होता है उस पर से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है।